नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में कैग के नाम से जानते हैं। लेकिन खास बात यह है कि कैग जो है इस समय भारत सरकार के लिए नियंत्रक का काम नहीं करता है। कब से नहीं करता? 1976 से, 1976 से। 1976 में क्या हुआ कि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर दिया गया। लेखा परीक्षण या अंकेक्षण इसे कहते हैं। लेखांकन को लेखा परीक्षण से अलग कर दिया गया। लेखांकन को लेखा जोखा भी कहते हैं। लेखा जोखा तैयार करना या बही खाता तैयार करना। इसे इंग्लिश में अकाउंटिंग कहते हैं। और लेखा परीक्षण को ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिटिंग क्या होता है? यह पश्चातवर्ती कार्य है। यह कार्य की समाप्ति के बाद होता है। कार्य की समाप्ति के बाद जो है लेखा परीक्षण किया जाता है। यह पश्चातवर्ती कार्य है। और अकाउंटिंग का काम जो है कार्य के साथ किया जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि लेखा परीक्षण कितने प्रकार का होता है। ऑडिट कितने प्रकार का होता है? तो ऑडिट जो है दो प्रकार का होता है। पहला है लीगल ऑडिटिंग, दूसरा है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग। लीगल ऑडिटिंग का मतलब वैधानिक लेखा परीक्षण है। और परफॉर्मेंस ऑडिटिंग का मतलब होता है निष्पादन लेखा परीक्षण। लीगल ऑडिटिंग में क्या देखा जाता है कि जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया था उस कार्य में पैसा लगाया गया कि नहीं। जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया था उसी कार्य में लगाया गया कि नहीं। संसद से जो पैसा इशू होता है वो पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया था उसी कार्य में लगाया गया कि नहीं। और निष्पादन में क्या देखा जाता है? इसमें धन की बर्बादी और भ्रष्टाचार को देखा जाता है। अभी हमने बताया कि कैग जो है केंद्र सरकार के लिए नियंत्रण का कार्य नहीं करता है। कैग जो है केंद्र सरकार के लिए नियंत्रण का कार्य नहीं करता।
कहेगा केंद्र सरकार के लिए नियंत्रक का कार्य नहीं करता। नियंत्रक का मतलब इसका जो है अकाउंटिंग पर कोई अधिकार नहीं है। अकाउंटिंग पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यह आज भी राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों काम करता है। राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों कार्य करता है। तो सवाल है कि केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम कौन करता है? तो केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम सीएजी नहीं, सीजीए करता है। सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कब से करता है? 1976 से करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैग जो है केंद्र सरकार के लिए केवल ऑडिटिंग का काम करता है, और जबकि राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग और अकाउंटिंग दोनों काम करता है। और केंद्र सरकार के लिए अकाउंटिंग का काम कौन करता है? तो सीजीए करता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। कैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि संसद से या विधानमंडल से जो भी पैसा इशू होता है उस पर किसका कंट्रोल होता है? कैग का। अगला पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पद माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कैग को भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद माना है। अब इसके बाद हम कैग की योग्यता के बारे में देख लेते हैं। कैग की योग्यता क्या होती है? तो इसकी योग्यता का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। संविधान में प्रावधान नहीं है। इसकी योग्यता का प्रावधान कैग एक्ट 1971 में है।
इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? इसमें पहला है, इसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है, इसे लोक वित्त या लोक लेखा का जानकार होना चाहिए। लोक वित्त या लोक लेखा का जानकार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि इसे 10 वर्षों तक सिविल सेवक या 10 वर्षों तक सिविल सेवक के रूप में कार्य कर चुका हो। सिविल सेवक का मतलब आईएएस इन सब पदों से है। तो पहली योग्यता, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है, उसे लोक वित्त या लोक लेखा का जानकार होना चाहिए, या 10 वर्षों तक वह सिविल सेवक के रूप में कार्य कर चुका हो। इसके बाद हम इसकी नियुक्ति के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, वो भी अधिपत्र के माध्यम से। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अधिपत्र के माध्यम से। अधिपत्र का मतलब अधिकार पत्र के माध्यम से। अधिकार पत्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए उसे पत्र के माध्यम से दिया गया अधिकार। किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए पत्र के माध्यम से दिया गया अधिकार। अब इसके बाद हम नियुक्ति के बाद उसके शपथ को देख लेते हैं। तो यह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ के बाद इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसका क्या मतलब? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिए इस समय मेरी उम्र जो है 50 साल है, तो हम इस पद पर जो है 56 वर्ष तक बने रहेंगे। 50 6 56। और अगर हम इस समय 63 वर्ष के हैं तो हम इस पद पर केवल 2 साल तक बने रहेंगे। 63 2 65 वर्ष।
इसके बाद हम इसके वेतन को देख लेते हैं। वेतन, तो इसको वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलता है। उच्चतम न्यायालय के जज के बराबर। दूसरा पॉइंट है कि इसके कार्यकाल के दौरान इसके वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल के दौरान वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। और तीसरा है, इसको वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से उसे वेतन मिलता है। अगला पॉइंट है कि कैग को कैसे हटाया जा सकता है। हटाया जाना, तो कैग को कैसे हटाया जा सकता है? जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से हटाया जाता है, जो आधे से अधिक हो। संसद के दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, जो आधे से अधिक हो, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैग को किस प्रकार हटाया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कैग अपनी रिपोर्ट किसे देता है। तो कैग केंद्र से संबंधित अपनी रिपोर्ट केंद्र से संबंधित अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसे क्या करता है? संसद के दोनों सदनों में रखता है। और इसके बाद संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। इसी प्रकार कैग राज्य से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इसे विधानमंडल में रखता है। इसलिए कैग को लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक
कैग को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। इसके बाद हम कैग के कार्यों शक्तियों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला नंबर है, कैग जो है केंद्र सरकार के लिए लेखा परीक्षण का कार्य करता है। अर्थात ऑडिटिंग का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कि कैग जो है राज्य सरकार के लिए ऑडिटिंग प्लस अकाउंटिंग दोनों कार्य करता है। अर्थात लेखा परीक्षण और लेखांकन दोनों कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है, कैग केंद्र से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। केंद्र से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। चौथा पॉइंट है कि राज्य से संबंधित अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। पांचवा पॉइंट है कि कैग सरकारी कंपनियों द्वारा खर्च किए गए धन का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। लेकिन यह ऐसा तभी कर सकता है जब लेकिन संसद द्वारा निर्मित सरकारी कंपनियों लेकिन संसद द्वारा निर्मित सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षण तभी कर सकता है
जब संबंधित कानून में इसे यह अधिकार दिया गया हो। इसे यह अधिकार दिया गया हो। छठा पॉइंट है कि यह निजी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण कर सकता है। जिसके साथ राज्य सरकार राजस्व में हिस्सेदारी रखती हो। आठवां पॉइंट है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग्स सभी ट्रेडिंग विनिर्माण लाभ विनिर्माण लाभ हानि लेखाओं तुलन पत्रों जिसे बैलेंस शीट तुलन पत्रों आदि का लेखा परीक्षण करता है। इसके बाद हम कुछ अन्य चीजों को देख लेते हैं। इसमें पहला नंबर है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने कैग की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली अपनाने की बात की थी। दूसरा पॉइंट है
कि कहेगे का पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कहेगे का पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार आज हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।